नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। 2 अक्टूबर 2025 तक नए पंचायत भवन तैयार हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अब कोई भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसके भवन ना हो। 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। सरपंच को अब 25 लाख तक के काम करने का अधिकार दिए गए हैं। पहले 15 लाख तक था। मंगलवार को पंचायत स्तर पर जन सुनवाई शुरू करने की तैयारी है। सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आया होगा कि जनपद में रोस्टर में सरपंचों को बैठक में बुलाया जाना चाहिए। तो पहले किसी ने कह दिया पर्ची निकाल कर, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। 2.5 साल में 6 महीने का 6 महीने के स्लैब बनाइए और आप उनको बैठक में बुलाइए, और अगर 90 हैं तो उनको बांट लो। आप कैसे करोगे? लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको, तो मैंने कहा ये कंप्लायंस की बात, दूसरी कंप्लायंस ये थी। मुझे लगता है कि आज की बातों में इतनी ही बातें हैं, कुछ और अन्य चीजें हैं जो हमें सरपंच संघ के लोगों ने दी थी। आज बड़े सौहार्दपूर्ण पर पहुंच गया। इसमें 75% भारत सरकार देती है मटेरियल में, 25% मध्य प्रदेश सरकार देती है। पिछले बार में मध्य प्रदेश सरकार का बजट कम था, उसके कारण वो गतिरोध आया था। लेकिन आज की तारीख में हम रेशो के साथ ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ये 4 महीने में जो हमने कसावट लाए थे हम, उससे भी ये रेशो कंप्लीट हुआ है। और रेशो बिगड़ने का जो मूल कारण था, वो जो ग्राम गौशालाएं बनी थी, उसके कारण ये रेशो बिगड़ा था राज्य में। और वो 3000 के आसपास गौशालाएं हैं। और ये मैं आपको शुद्ध मन से आपको कहना चाहता हूँ कि 3000 गौशालाओं में जब मुझे ये चार्ज मिला था, तो मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ बिजली, पीने का पानी और सड़क नहीं है, उसका आकलन दीजिए। तो जो रिपोर्ट मेरे पास आई उसमें आधे में ही है, बाकी में कहीं नहीं है। और जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ सड़क तो भले एक बार ना भी हो, बिना बिजली और पानी के कोई गौशाला चल नहीं सकती। तो मैंने फिर उसको टॉस के रूप में लिया है। अभी कुल आपको जानकारी के लिए कि कई जगह शिकायतें आएंगी कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल वो संख्या 50% ही है। उसका नंबर बाकायदा हम पोर्टल में डालने वाले हैं कि यहाँ पर पूरी हो गई है, यहाँ पर ये पानी पहुंचा है, यहाँ पर बिजली है या नहीं है, ताकि वो पारदर्शी ढंग से हो। लेकिन जो हम लोगों ने फैसला किया था वो मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई व्यक्ति इनको चलाना चाहेगा तो हम उसके बाद में इस क्रम को शुरू करेंगे कि व्यक्ति भी चला सकता है, संस्थाएं भी ले सकती है, समूह अभी इसको नहीं चला पाए हैं, ये अनुभव भी उसमें आया है। एक बड़ी डिमांड थी कि सरपंचों को 15 लाख तक का अधिकार था, तो उनको ब्लॉक और जिले तक जाना पड़ता था, और उसके पीछे अनेक प्रकार की शिकायतें आती थी। मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता। हमने सरपंचों को 25 लाख का अधिकार दिया है, और जो ई हमारे थे उनको ही अधिकार दिया है कि आप ब्लॉक पर ही इसको अनुमति देंगे। तकनीकी स्वीकृति ब्लॉक पर ही देनी पड़ेगी, जिले में नहीं जाएगी। अधिकार सरपंच को दिया है कि वो 25 लाख तक के काम कर सकता है। ये उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी रही है। एक जो हमारा मनरेगा का पैसा आता है, उसमें 2 प्रकार के काम होते हैं। एक पेयजल के लिए कुएं बनते हैं और एक किसान के लिए बनते हैं। दोनों में लेकिन कीमत में बड़ा अंतर है। एक 6 लाख रुपए पीने वाले पानी के लिए, वो 18 मीटर है, और 17 मीटर है वो जो किसान बनाता है, उसको 2.5 लाख रुपए। तो एक रूप करने पर हमने कहा कि हम इसको एक रूप करने पर विचार करेंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो फिर हमें इस कॉस्टिंग को एक बार लेवल पर लाने के लिए ये भी मैंने आज निर्देश दिए हैं कि इस पर विचार करिए, ताकि इस पर एक लाइन बढ़ सके। शायद ये भी कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि बड़ी अजीब सी स्थिति है, तो इसको मैंने कहा कि इसको रेशनलाइज करना चाहिए जिन निर्देश मैंने दिए हैं। एक सरपंचों का एक बड़ा वो था कि भाई आज उसमें शिकायतें होती हैं तो बहुत दूर के लोग जाकर शिकायतें कर देते हैं, मुख्यमंत्री की लाइन पर या बाकी जगह पर। तो बोले वो कई बार वो अनावश्यक होती हैं। तो हालांकि शायद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने भी कहा है कि 10 से ज्यादा शिकायत होंगी तो मॉनिटर से उसको आगे करेंगे। मैंने अपने विभाग में निर्देश दिए थे कि यदि 5 से ज्यादा शिकायतें होती हैं और वो वहां के नहीं है, तो एक बार इसको वो करना चाहिए। तो इसको मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी कहा है
कि आप इसमें करिए, क्योंकि ज्यादा हमारे यहाँ से आती है। तो पंचायत का व्यक्ति करे, पंचायत से लगी पंचायत का कोई करे जो उससे रिलेटेड है, तो समझ में आता है। रेयर केस में कोई पत्रकार भी कर सकता है, वो तो समझ में आता है। अन्यथा जो बाकी लोग रेगुलर करते हैं, मैंने कहा उसको चेक बैलेंस करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके आने के लिए भी, पधारने के लिए भी धन्यवाद। अभी श्रम मंत्रालय के तीनों हमारे जो मंडल हैं, निगम मंडल, उनकी मैंने समीक्षा बैठक की थी। इनका अंतराल वास्तव में तो 4 महीने होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष का अंतराल था, वो विलंब हुआ है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि वर्ष में 3 बार ये बैठकें नियमित होंगी। और इसमें जो पहला निर्णय है वो है जो हमारे आवासीय श्रम विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अभी 4 की संख्या में वो हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत कुछ हमको भी सोचने और समझने का मौका मिल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, उनका स्तर नवोदय विश्वविद्यालय की तरह है, लेकिन फर्क है कि नवोदय विद्यालय में मेधावी छात्र जाते हैं, जिनके परिवार या जिनका बैकग्राउंड बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो श्रमिकों के बच्चे होते हैं, जिसमें अनेक तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो उसके बावजूद भी उसमें आईआईटी में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने में उन्होंने सफलता अर्जित की है, ये बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी हमारे पास में चैलेंजेस हैं और मैंने उसके नाते निर्देश भी दिए हैं कि हम साइकोलॉजी की टीम वहाँ अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकें। दूसरा जो हमारा फैसला है कि अभी तक रैन बसेरा जैसी कॉन्सेप्ट चलता था, तो जो 18 महानगर हमारे हैं वहां पर हमने श्रमिक आवास भवन की कॉन्सेप्ट के साथ में ये भवन तैयार करने की कोशिश की है। जैसे हम रेस्ट हाउस में जाते हैं उस स्तर पर सुविधाएं हम उनको दे पाए। और स्थान के चयन में हमने ये तय किया कि जहां पर मजदूर आकर या तो इकट्ठे होते हैं या ट्रांजेक्ट करते हैं, ऐसी जगह पर ये हों। और उसके बाद में ये प्रयोग मैं जब देश में काम कर रहा था मजदूरों के बीच में, तो ये बड़ी कठिनाई है। हम सामान्यतः जिनके यहाँ वो काम करने जाते हैं उनकी सुविधाओं पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिट प्लेस है जहाँ पर वो आते और जाते हैं वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं उतनी प्रॉपर नहीं है। इसलिए महानगरों में ये समस्या बड़ी विकराल है। और इसलिए पहले चरण में हमने महानगरों में 18 जगह पर ये श्रमिक विश्राम गृह की कल्पना की है, जिसको हमने शुरू किया है। एक अभी हमारी जो नीति थी उसमें सिर्फ मजदूर को ही लाभ मिलता था, चाहे वो अंत्येष्टि का लाभ हो या अन्य। जैसे मैं चेयरमैन हूं तो मैं अपने विवेकाधिकार के कोटे से मजदूर को ही कोई लाभ दे सकता था। मैंने इसके बढ़ाया है और जो भारत सरकार की परिभाषा है परिवार की, उसमें माता, पिता, पत्नी और अंत्येष्टि जैसी जगह में हमने पुत्र पुत्री का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता हूँ। पर जो हमारी भारतीय परंपरा है उस नाते हमने इस बार हिस्से को छोड़कर बाकी जो सुविधाएं उनको मिलती है उसमें परिवार का विस्तार किया है कि श्रमिक और श्रमिक के आश्रित परिवार के लोगों को अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिव्यांग जो होंगे, वो जो हमारे श्रमिक हैं, वो अब ई-स्कूटर ले सकेंगे। और तय किया है कि कम से कम 50, पर मुझे लगता है कि अभी जानकारी का अभाव है। पिछले वर्ष ही ये पहला बैच ही अभी निकला है और उसमें 80% लोगों का प्लेसमेंट हो गया। 2 इसलिए रह गए क्योंकि उनकी उम्र कम थी और जल्दी एडमिशन उन्होंने ले लिया। तो क्योंकि उनको एज जो चाहिए थी उससे वो 1 साल कम है, तो अगले साल उनका एडमिशन हो जाएगा।
ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में आप सबको भी जानकारी होगी, लोग आपके पास तो शिकायत करते ही रहे होंगे। मैंने 1 जुलाई को एक आदेश निकाला था, जिसके कारण मैंने सारे निर्माण कार्यों पर और कुछ फंड पैटर्न पर रोक लगाई थी। वो निश्चित रूप से शिकायतें आपके पास आई होंगी, लेकिन मैंने अभी 4 दिन पहले उस प्रतिबंध को हटाया और मैंने पहले से तय किया था कि हमें कुछ चीजें बदलनी थी। जैसे मैंने पंचायत भवन का मॉडल बदला है और ये मॉडल है कि यदि अब जो पंचायत भवन बनेंगे उसका बेस मतलब इतना मजबूत होगा कि 1+2 के आधार पर ही वो बेस होगा। इसलिए अभी जरूरत के आधार पर जो पंचायत भवन बनेगा वो ई पंचायत को ध्यान में रखकर आने वाले 50 साल तक रिक्वायरमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वो भवन तो भी बनेगा, लेकिन उसकी प्लंथ से अभी से वो होगा कि ऊपर 2 मंजिल और वो जा सकता है, जो उसकी पहली शर्त है। दूसरा, 1400 मैंने जब पहली संख्या ली थी तो 1400 नए पंचायतें बनी थी, जहां भवन होने का सवाल ही नहीं था। बाद में ये संख्या 2829 आई है। तो मैंने अभी 4 दिन पहले 1400 ग्राम पंचायतों को एक मुश्त उसी नए नक्शे के साथ स्वीकृति दी है और मैंने ये अपेक्षा की है कि टेंडर की प्रक्रिया जलाशय होगी, अलग अलग नहीं होगी और 1 नवंबर को इसके भूमि पूजन होंगे। सरपंच करे, जो जनप्रतिनिधि हों वो करें, उसके लिए कोई अलग से वो नहीं करेंगे। और अगले 2 अक्टूबर 2025 को क्या हम पहली बैठक इस नए पंचायत भवन में कर सकते हैं, ये मैंने लक्ष्य रखा है। प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि 2.5 साल बचे हैं पंचायत के चुनाव होने के लिए। तो इन 2.5 सालों में क्या मैं मध्य प्रदेश को ये घोषित कर पाऊंगा कि ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें पंचायत भवन ना हो और एक सामुदायिक भवन ना हो। ये मेरा लक्ष्य है और इस नाते ही मैंने ये प्रतिबंध लगाया था। और उस प्रतिबंध का जो तीसरा बिंदु है वो शायद इतना डिटेल इसमें लिखा नहीं होगा कि 2 लाख अधूरे काम पूरे हुए इन 4 महीनों में 1 जुलाई से लेकर अब तक। अभी प्रसाद हमारे अधिकारी हैं, सीनियर IAS है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। तो शुरू में लोगों को शायद कुछ तकलीफ हुई होगी, बहुत जानकारी आप तक आई होगी, लेकिन उसके ये परिणाम है और मेरा बिल्कुल लक्षित है। और मैं 2.5 साल बाद निश्चित रूप से, और मैं आपसे भी कहूंगा कि हमें जानकारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो 25 साल पुराने हमारे पंचायत भवन है उनकी कैपेसिटी ई पंचायत के लायक नहीं है। जो हमारा नया पंचायत भवन है उसमें इंजीनियर को बैठने की अलग व्यवस्था है, सरपंच के साथ बैठक हॉल है। आज मुझे सरपंच संघों के प्रतिनिधि मिले थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 है मूलतः, एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। उनने जो बहुत सारे बिंदु मुझे दिए थे, मैंने उनके साथ बैठकर बात की। तो मैंने उनको जब ये बात, तो बोले हमको ये बात पता चल गई है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मुझे लगता है मेरा रोड मैप है 2.5 साल का, कि जिसमें हर पंचायत में मध्य प्रदेश के एक सामुदायिक भवन और व्यवस्थित पंचायत भवन हो जाए। पुराने होंगे तो उनको भी डिसमेंटल करके हम बनाएंगे। इसका बजट कितना है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।